अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने बिजनेस लॉ का चैप्टर नंबर 7 है इंडेमनिटी एंड गारंटी। इसका लास्ट टॉपिक कवर करना है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फ्रॉम लायबिलिटी। किन किन सूरत हाल में किन किन केसेस में श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है यानी बरी जमा हो जाता है। अब वो वाले केसेस सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले है नोटिस ऑफ रेवोकेशन। अगर तो श्योरिटी को नोटिस ऑफ रेवोकेशन मिल जाता है यानी कि क्रेडिटर्स की तरफ से उसको नोटिस मिल जाता है कि तुम्हारी जिम्मेदारी अब खत्म हो रही है, तो तब श्योरिटी अपनी जिम्मेदारी से डिस्चार्ज हो जाता है, बरीउल जमा हो जाता है। उसके बाद उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं। ए लेंड्स बी अ सर्टेन सम ऑन द गारंटी ऑफ सी। सी कैन नॉट रिवोक द गारंटी बट इफ ए हैज नॉट गिव द सम टू बी देन सी में रिवोक द गारंटी टू गिविंग अ नोटिस। अपने ए ने क्या किया था, बी से कुछ अमाउंट लिया था सी की गारंटी पर। अब सी ने अपनी जिम्मेदारी खत्म नहीं की, लेकिन जैसे ही ए बी को पैसे देगा तो सी ऑटोमेटिकली अपनी जिम्मेदारी से उसकी जिम्मेदारी रिवोक हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारे पास डेथ ऑफ श्योरिटी। अगर तो श्योरिटी यानी जिसने गारंटी दी हुई है उसकी डेथ हो जाती है तो तब उसकी सारी की सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं, तब उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी जिम्मेदार नहीं होता। इसके एग्जांपल दे लेते हैं। ए सेल्स goods to B for rupees 1 lakh, C guarantee payment, A delivers goods worth rupees 50,000, later C dies, C's property is liable up to rupees 50,000। अब क्या हुआ है, ए ने चीजें बेची हैं बी को सी की गारंटी पर 1 लाख रुपए की। अब ए ने सिर्फ 50,000 रुपए की चीजें डिलीवर्स की थी और उसके बाद सी मर गया। अब सी की प्रॉपर्टी सिर्फ उस 50,000 तक ही लायबल है जो कि रहता है, उसके अलावा लायबल नहीं है। थर्ड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट है चेंज इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर तो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड ऑब्लिगेशंस में, कंडीशंस में अगर चेंजेस आ जाती हैं और श्योरिटी को इसके बारे में नहीं बताया जाता तो श्योरिटी तब अपनी जिम्मेदारी से रिवोक हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। एम कॉन्ट्रैक्ट्स टू लैंड रुपीज 1 लाख टू एन on 1st March. As guarantee payment, M pays the amount on 1st January. S is discharged from his liability. अब M ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो 1 लाख रुपया N को देगा 1 मार्च को। अब S की गारंटी थी सिर्फ 1 जनवरी तक, उसके बाद इन्होंने अपनी टर्म्स में चेंज कर लिया और S को नहीं बताया। अब S अपनी जिम्मेदारी से डिस्चार्ज हो चुका है। फोर्थ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। अगर तो प्रिंसिपल डेटर खुद ही सारी की सारी जिम्मेदारियों को, क्रेडिटर्स की जिम्मेदारियों को, ऑब्लिगेशंस को, लायबिलिटीज को खत्म कर देता है तो तब श्योरिटी भी अपनी जिम्मेदारी से डिस्चार्ज हो जाता है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। डी कॉन्ट्रैक्ट्स टू बिल्ड हाउस फॉर बी, सी गारंटी फॉर द परफॉर्मेंस। अब डी ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो बी का घर बनाएगा, गारंटी डी की सी ने बी को दी थी। अब हम लोग 4 वाला पॉइंट देख रहे हैं। इसमें है रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। अब अगर प्रिंसिपल डेटर यानी जिसने कर्जा दिया हुआ है वो खुद ही क्रेडिटर को उसकी लायबिलिटी से डिस्चार्ज कर देता है, उसकी जिम्मेदारी को खत्म कर देता है, तब श्योरिटी जिम्मेदार नहीं होता। एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। डी कॉन्ट्रैक्ट्स टू बिल्ड हाउस फॉर बी, सी गारंटी फॉर द परफॉर्मेंस। इफ बी रिलीज डी फ्रॉम परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द श्योरिटी इज डिस्चार्ज। अब डी ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया गया है कि वो बी का घर बनाएगा, गारंटी डी की सी ने बी को दी है। अब अगर बी कहता है कि मैंने अपना घर नहीं बनवाना, इस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस नहीं लेनी, तो श्योरिटी यानी कि सी भी अपनी जिम्मेदारी से डिस्चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देख लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा अरेंजमेंट विदाउट श्योरिटीज कंसेंट। अब डेटर ने और क्रेडिटर ने अपनी मर्जी से कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर लिया यानी कि मोहलत ले लिया है क्रेडिटर ने डेटर से कि मैं तुम्हें कुछ अरसे बाद ये पैसे दे दूंगा, और श्योरिटी को इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं है, उसकी मर्जी ली ही नहीं है, तब भी श्योरिटी अपनी जिम्मेदारी से बरी जमा हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। पी परचेज अ कार फ्रॉम सी ऑन गारंटी ऑफ एस। पी ने कार परचेज की है सी से एस की गारंटी पर। सी गिव पी मोर टाइम फॉर पेमेंट, हेल्ड द गिवन टाइम टू पी फॉर पेमेंट, डिस्चार्ज एस फ्रॉम हिज लायबिलिटी। अब उसने ज्यादा टाइम सी को दे दिया कि तुम मुझे कुछ अर्से बाद पैसे दे दो, और इसके बारे में गारंटियर को श्योरिटी को बताया ही नहीं है, इसलिए श्योरिटी अपनी जिम्मेदारी से डिस्चार्ज हो चुका है।
सिक्स वाला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, क्रेडिटर्स एक्ट्स और ओमिशन। अब इसमें क्या होता है कि अगर कोई क्रेडिटर का ऐसा एक्ट होता है या ओमिशन यानी कोई ऐसी काम कर देता है जिसके बारे में वो श्योरिटी को बताते ही नहीं है, उसकी लापरवाही होती है या जो भी होता है, तो तब भी श्योरिटी अपनी जिम्मेदारी से डिस्चार्ज हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास 7 पॉइंट है लॉस ऑफ सिक्योरिटी। अब क्या होता है जब किसी से कर्ज लिया जाता है तो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी डेटर के पास रखवाई जाती है। अब क्रेडिटर ने अगर वो सिक्योरिटी गुम कर दी, अपनी लापरवाही की वजह से गुम की है, तो तब क्या होगा, श्योरिटी जिम्मेदार नहीं होगा, उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो बाई चांस गुम हो गई है, गॉड एक्ट की वजह से गुम हो गई है, तो तब श्योरिटी जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है हमारे पास 8 पॉइंट है इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है तब तो हमारा श्योरिटी की जिम्मेदारी होती है, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं है तो तब श्योरिटी की जिम्मेदारी नहीं होती, तब वो अपनी जिम्मेदारी से डिस्चार्ज हो चुका होता है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने बिजनेस लॉ का चैप्टर नंबर 7 है इंडेमनिटी एंड गारंटी, इसका लास्ट टॉपिक कवर करना है, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फ्रॉम लायबिलिटी। किन किन सूरत हाल में, किन किन केसेस में श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है यानी बरियल जमा हो जाता है। अब वो वाले केसेस सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले है नोटिस ऑफ रेवोकेशन। अगर तो श्योरिटी को नोटिस ऑफ रेवोकेशन मिल जाता है यानी कि क्रेडिटर्स की तरफ से उसको नोटिस मिल जाता है कि तुम्हारी जिम्मेदारी अब खत्म हो रही है, तो तब श्योरिटी अपनी जिम्मेदारी से डिस्चार्ज हो जाता है, बरियल जमा हो जाता है। उसके बाद उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं। ए lends B a certain sum on the guarantee of C. C cannot revoke the guarantee, but if A has not give the sum to B, then C may revoke the guarantee to giving a notice. अपनी ए ने क्या किया था, बी से कुछ अमाउंट लिया था सी की गारंटी पर। अब सी ने अपनी जिम्मेदारी खत्म नहीं की, लेकिन जैसे ही ए बी को पैसे देगा तो सी ऑटोमेटिकली अपनी जिम्मेदारी से, उसकी जिम्मेदारी रिवोक हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारे पास डेथ ऑफ श्योरिटी। अगर तो श्योरिटी यानी जिसने गारंटी दी हुई है उसकी डेथ हो जाती है, तो तब उसकी सारी की सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं, तब उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी जिम्मेदार नहीं होता। इसके एग्जांपल दे लेते हैं। ए सेल्स goods to B for rupees 1 lakh, C guarantee payment, A delivers goods worth rupees 50,000, later C dies, C's property is liable up to rupees 50,000। अब क्या हुआ है, ए ने चीजें बेची हैं बी को सी की गारंटी पर 1 लाख रुपए की। अब ए ने सिर्फ 50,000 रुपए की चीजें डिलीवर की थी और उसके बाद सी मर गया। अब सी की प्रॉपर्टी सिर्फ उस 50,000 तक ही लाइबल है जो कि रहता है, उसके अलावा लाइबल नहीं है। थर्ड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट है चेंज इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर तो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड ऑब्लिगेशंस में, कंडीशंस में अगर चेंजेस आ जाती हैं और श्योरिटी को इसके बारे में नहीं बताया जाता, तो श्योरिटी तब अपनी जिम्मेदारी से रिवोक हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। एम कॉन्ट्रैक्ट्स टू लेंड रुपीज 1 लाख टू एन on 1st March. As guarantee payment, M pays the amount on 1st January. S is discharged from his liability. अब M ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो 1 लाख रुपया N को देगा 1 मार्च को। अब एस की गारंटी थी सिर्फ 1 जनवरी तक, उसके बाद इन्होंने अपनी टर्म्स में चेंज कर लिया और एस को नहीं बताया। अब एस अपनी जिम्मेदारी से डिस्चार्ज हो चुका है। फोर्थ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। अगर तो प्रिंसिपल डेटर खुद ही सारी की सारी जिम्मेदारियों को, क्रेडिटर्स की जिम्मेदारियों को, ऑब्लिगेशंस को, लायबिलिटीज को खत्म कर देता है, तो तब श्योरिटी भी अपनी जिम्मेदारी से डिस्चार्ज हो जाता है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। डी कॉन्ट्रैक्ट्स टू बिल्ड हाउस फॉर बी, सी गारंटी फॉर द परफॉर्मेंस। अब डी ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो बी का घर बनाएगा, गारंटी डी की सी ने बी को दी थी। अब अगर बी